दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में पढ़ा। उसी कर्व के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है अगर हम लोग का फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या करते जाएं, अगर फ्रैक्शन डिफेक्टिव हम लोग के बढ़ते जाएं। अच्छा, एक मिनिमम लिमिट होता है पी की, जो लोअर लिमिट होती है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, AQL है। AQL का मतलब एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट है, जो कि हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं एज अ कस्टमर, जिसमें कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एक इसकी अपर लिमिट होती है कि अगर इससे ज़्यादा डिफेक्ट अगर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे लॉट साइज को रिजेक्ट कर देंगे। तो वो जो अपर लिमिट होती है उसको हम लोग RQL बोलते हैं, या उसको हम लोग LTPD भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगर हम लोगों ने इस ग्राफ के अंदर क्या देखा था कि अगर AQL वाला जो हम लोग का फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, यानी जिसमें कि बहुत ही कम डिफेक्ट हैं, जो कि लॉट साइज काफ़ी अच्छा है, अगर उस टाइप के लॉट साइज को अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो प्रोड्यूसर का क्या हो जाता है, वो एक रिस्क हो जाता है, जिसको कि हम लोगों ने क्या बोला कि ये एक प्रोड्यूसर का रिस्क है, ये वाला पार्ट। ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था कि जो अगर हम लोग का ओसी कर्व अगर इस शेप का है तो ओसी कर्व के ऊपर का जितना भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है। तो अगर हम लोग अगर AQL से ऊपर का, यानी कि अगर AQL का अगर हम लोग का अगर क्वालिटी अगर हम लोग रिजेक्ट कर देंगे तो प्रोड्यूसर रिस्क हो जाएगा। और अगर RQL पे सपोज करिए, अगर RQL पे ये जो हम लोगों का एक्सेप्टेंस है, यानी कि अगर ख़राब प्रोडक्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हम लोगों का कंज्यूमर रिस्क हो जाता है। तो ये चार टर्म्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि अगर AQL को रिजेक्ट कर दें तो प्रोड्यूसर रिस्क, और RQL को एक्सेप्ट कर लें तो कंज्यूमर रिस्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर फ्रैक्शन डिफेक्टिव बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटेगा, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने बोला कि एग्जैक्टली एट AQL वी विल गेट अल्फा, बट नॉट इनसाइड द कर्व, वी विल गेट अल्फा आउटसाइड द कर्व। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स को चेंज करने वाले हैं और उनके बिहाफ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अल्फा और बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर है कि अगर अगर सैंपल साइज हम लोगों का कांस्टेंट हो जाए, अगर सैंपल साइज कांस्टेंट हो जाए और एक्सेप्टेंस नंबर को हम लोग क्या करने लगे, इंक्रीज करने लगे, तो देखिए उसके बिहाफ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। एक पहले एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि अगर सपोज करिए कि आप 3 लोग गए या आप 2 लोग गए और आपको मार्केट से कुछ सामान लेकर के आना है, और मार्केट से सामान जो लाना है वो पहले दिन आपने क्या डिसाइड किया कि n = 50 का आप लॉट साइज लेंगे, और वहाँ पर आपने क्या बोला कि एक्सेप्टेंस नंबर = आपने क्या रखा है, 5 रखा है। ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मेरे डिफेक्टिव पीसेस, ये मैं डे 1 की बात बता रहा हूँ, ये मेरा डे 1 है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इसके अंदर आपके डिफेक्टिव पीसेस जो थे वो आपके निकल गए 7, अगर डिफेक्टिव पीसेस 7 निकल गए तो क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डिफेक्टिव पीसेस आर ग्रेटर देन C, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, इस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोग पहले दिन गए और आपने क्या किया, लॉट को रिजेक्ट कर दिया। आप सपोज करिए कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरे लॉट के अंदर 7 डिफेक्ट निकले थे, और आपने जो एक्सेप्टेंस नंबर डिसाइड किया था 5 डिसाइड किया था। तो एक बात बताइए, आपका रिस्क क्या हुआ, इसमें कम हो गया, और मेरा रिस्क क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। अब अगर आप डे 2 में गए, अगर सपोज करिए आप गए डे 2 में, अगर आपने सैंपल साइज को रखा फिर से 50 के बराबर, पर आपने एक्सेप्टेंस नंबर की जो वैल्यू थी आज आपने इंक्रीज करके 10 कर दी है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस नंबर को बढ़ा दिया। अब अगर सपोज करिए कि मेरे फिर से डिफेक्टिव आइटम 7 रहे, जो कि डिफेक्टिव आइटम मान लीजिए मेरा 7 ही था, तो डे 2 को जब आप गए तो उस दिन क्या हुआ कि क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्ट आपके C2, यानी कि जो सेकेंड डे वाला एक्सेप्टेंस नंबर है, जो फर्स्ट डे का आपका एक्सेप्टेंस नंबर था वो 5 का था, जो सेकेंड डे का आपका एक्सेप्टेंस नंबर था वो 10 का था। अब मेरे डिफेक्ट जो थे वो आपके एक्सेप्टेंस नंबर से कम हो गए, यानी कि क्या हो गया, आप उस लॉट को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपने इस लॉट को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि मेरा रिस्क क्या हुआ, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो प्रोड्यूसर का रिस्क क्या हो गया, प्रोड्यूसर का रिस्क डिक्रीज कर गया। और आप अगर कंज्यूमर हैं
तो आपका रिस्क क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा है यहाँ पर कि सैंपल साइज को हम लोगों ने क्या कर दिया, अगर जैसे ही कांस्टेंट रखा और एक्सेप्टेंस नंबर को इंक्रीज किया, अगर सैंपल साइज को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट इसको अगर हम लोगों ने कर लिया और एक्सेप्टेंस नंबर को अगर हम लोग इंक्रीज करते चल रहे हैं, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है और बीटा की जो वैल्यू हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। अभी हम लोग देखते हैं इसको कैसे, हम लोग इसको ग्राफ से प्लॉट अगर करके देखते हैं तो इस साइड ऑन द ऑर्डिनेट ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग पी ए से भी डिनोट करेंगे। और हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग एक्स एक्सिस पे फ्रैक्शन डिफेक्टिव को प्लॉट करते हैं, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग को पता है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की, वो अगर हम लोग नंबर्स में प्लॉट करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी भी चीज़ के एक्सेप्ट होने की, 1, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट किया, हम लोगों ने कर्व प्लॉट कर लिया, वो समथिंग इस शेप का हम लोगों ने कर्व प्लॉट किया, ओके, हम लोगों ने ऐसा कुछ कर्व प्लॉट किया। ये जो हम लोगों ने कर्व प्लॉट किया वो हुआ C1 पे, ये वाला कर्व हम लोगों ने C1 में प्लॉट किया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नंबर को इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने एक्सेप्टेंस नंबर C2 कर लिया और उसके बाद सपोज करिए एक बार और एक्सेप्टेंस नंबर को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, C3 कर दिया। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी था, अभी तक हम लोगों ने देखा भी, और हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी ही देर पहले कि अगर हम लोग C को इंक्रीज कर रहे थे तो अल्फ़ा की वैल्यू रिड्यूस कर रही थी और बीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। ये हम लोग इस ग्राफ के अंदर देखेंगे भी कि क्या ऐसा सच में सही है कि नहीं है। अगर सपोज करिए ये हम लोगों का एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट है, ठीक है, अगर ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट है तो इस ग्राफ के ऊपर का जो एरिया होता है, इस ग्राफ के ऊपर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, आप लोगों ने खुद ही देखा था कि जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर रिस्क, जो कि ग्राफ के ऊपर का पार्ट है। तो पहले केस में हम लोगों की जो वैल्यू थी वो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई थी, वो अल्फ़ा 1 थी, प्रोड्यूसर रिस्क था। अब सेकेंड केस जो हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया तो ये अल्फ़ा 2 आ गया, और थर्ड केस में हम लोगों ने क्या देखा, ये अल्फ़ा 3 आ गया। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 3, यानी कि क्या हो गया, अल्फ़ा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वही सेम बात है, आप एक्सेप्टेंस नंबर बढ़ा रहे हैं तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा रिस्क क्या होगा, मेरा रिस्क तो डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरे में डिफेक्ट तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो कि पहले कम एक्सेप्टेंस नंबर पे आप ना एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन बाद में क्या होगा, आप उस लॉट साइज को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इस वाले ग्राफ के अंदर भी देखा जाए, और अगर सपोज करिए कि ये मेरा RQL है, अगर ये मेरा RQL है तो आपने खुद देखा था कि जो ग्राफ के अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। तो सपोज करिए आप ये बीटा 1 था, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो आएगी वो बीटा 2 होगा, और इसी तरीके से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो बीटा 3 होगी। ये बीटा 3 का मतलब कुछ नंबर्स के अंदर हम लोग दे रहे हैं इसको, ये हो गया बीटा 2 और ये हो गया बीटा 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से इस ग्राफ के अंदर, अगर ग्राफ के अंदर देखा जाए तो ये आ रहा है हम लोग का बीटा 1, फिर ये आ रहा है हम लोग का बीटा 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बीटा 3। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि बीटा 1 इज़ लेस देन बीटा 2 इज़ लेस देन बीटा 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, बीटा की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। अगर बीटा बढ़ रहा है, बीटा बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर का रिस्क बढ़ रहा है, यानी कि आपका रिस्क बढ़ रहा है अगर आप सामान मेरे से प्रोड्यूस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग एक्सेप्टेंस नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर का रिस्क होता है वो डिक्रीज करता है, जो कंज्यूमर का रिस्क होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं इस तरीके से टर्म्स में, ये जैसे हम लोगों ने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के पर्पज से याद रखने। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग सैंपल साइज को कांस्टेंट कर लेते हैं और सैंपल साइज को कांस्टेंट करने के बाद एक्सेप्टेंस नंबर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट दिन अगर आप आएँ तो मेरे डिफेक्ट केवल 7 पीसेस निकलें और आपका एक्सेप्टेंस नंबर 5 हो, तो आप क्या कर दें, उस लॉट को रिजेक्ट कर दें।
आप दूसरे दिन आए, आपने जो एक्सेप्टेंस नंबर की जो वैल्यू थी, आज आपने बोला कि नहीं आज मेरा एक्सेप्टेंस नंबर 10 है, तो हो सकता है कि मेरे मेरे मान लीजिए कि उस दिन अगर 8 या 9 डिफेक्ट्स में निकले तो भी आप लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपने एक्सेप्टेंस नंबर सपोज करिए 20 कर लिया, यहाँ पे हम लोग एक्सेप्टेंस नंबर की कुछ वैल्यूज भी जूम कर लेते हैं। सपोज करिए ये 20 है, ये जो C2 है इसकी वैल्यू 10 है और C1 की वैल्यू 5 है। तो आपने आपने खुद पहले दिन क्या किया, जिस लॉट को रिजेक्ट किया था, दूसरे दिन आप उस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो थर्ड डे आएगा आप डेफिनेटली उस लॉट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ग्राफ से भी हम लोगों ने प्लॉट करके देखा कि जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि ग्राफ के ऊपर का पार्ट है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका अल्फ़ा 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका अल्फ़ा 3 होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू रिड्यूस कर रही है और बीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। एक चीज़ और हम लोग को इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है कि जब n कांस्टेंट रहता है और जब एक्सेप्टेंस नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ एरिया उस केस में क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि ग्राफ क्या होता जाता है हम लोग का, ब्रॉडर ग्राफ हो जाता है। जो ग्राफ होता है हम लोग का ब्रॉडर होता है, उस केस में हम लोग ब्रॉडर ग्राफ हो जाता है। ब्रॉडर ग्राफ होने का मतलब क्या हो जाता है कि जो कभी भी कोई भी ग्राफ आप पढ़ते हैं, तो ग्राफ का मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पढ़ते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को मीन निकालना पड़ता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है तो आप एफ टी डी टी से क्या करते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक आप क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो मीन निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ के अंदर जो हम लोग का मीन आएगा वो क्या होता है, इसका मतलब कि हम लोग का ग्राफ एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मीन भी इंक्रीज कर रहा है। हालांकि ये जो टर्म्स हैं ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है जिसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। अब आते हैं दूसरे टाइप की चीज़ के ऊपर कि अगर हम लोगों ने क्या किया, सी को कांस्टेंट कर दिया और एन को इंक्रीज कर दिया। अब सपोज करिए आप होशियार हो गए और आपको ये लगा कि प्रोड्यूसर का रिस्क तो बार बार डिक्रीज हो रहा है सी की वैल्यू इंक्रीज करने पे। तो अब आपने कुछ और काम करना चालू किया और आपने अब क्या बोला कि नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू को कांस्टेंट रख देता हूँ। यानी कि जैसे कि सपोज करिए आप डे 1 को गए, उसमें मेरा जो सैंपल साइज था वो 50 का था और आपने एक्सेप्टेंस नंबर की वैल्यू दे दी थी 10, ठीक है। अब मेरे जो टोटल डिफेक्ट आए थे D1, अगर मैं इसको बोलूँ N1, अगर जो मेरे पहले दिन जो डिफेक्ट आए थे वो सपोज करिए 12 आ गए थे, ठीक है। अगर पहले दिन मेरे डिफेक्ट अगर 10 आए थे तो उस केस में आपने क्या किया था कि अगर सपोज करिए पहले दिन मेरे जो डिफेक्ट आए थे वो हम लोग उसको 9 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, कोई सूटेबल वैल्यू 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले दिन आपका तो एक्सेप्टेंस नंबर से मेरा डिफेक्ट जो था वो कम था। अगर मेरा पहले ही दिन डिफेक्ट कम था तो आपने क्या किया, लॉट साइज को आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब देखिए अगर आप दूसरे दिन आए फिर से सामान खरीदने के लिए मेरे से, और आपने क्या बोला कि मेरा एक्सेप्टेंस नंबर तो वही रहेगा सेम, बट क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस नंबर की वैल्यू 10 दी गई थी। अगर मेरा एक्सेप्टेंस नंबर सेम रहेगा आपने कहा, लेकिन आपने बोला कि मैं लॉट साइज की वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं लॉट साइज 100 इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो एक बात बताइए, अगर ये पूरा बॉक्स है जो कि लॉट साइज का बॉक्स है, ये लॉट साइज हो गया। अब इस लॉट साइज के अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि जो पहली बार N1 की वैल्यू ली थी वो 50 लिए थे, तो हो सकता है इसके अंदर के कुछ ही डिफेक्टिव पीसेस आए। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जो दूसरा लॉट साइज उठाया, दूसरे लॉट साइज के में हो सकता है हम लोगों ने ज़्यादा वैल्यूज उठा ली हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंटेंट उठा लिया। तो n इज इक्वल टू हम लोगों ने 100 उठाया, तो हो सकता है कि क्या हो जाए, डिफेक्टिव पीसेस ज़्यादा चले जाएं। तो इस केस में सपोज करिए d की वैल्यू अगर आ गई है इस केस में 15, तो अब क्या हो गया, अगर d की वैल्यू 15 अगर आ गई है तो आपने क्या देखा, d इज ग्रेटर देन c, तो आप क्या कर देंगे, आप रिजेक्ट द लॉट कर देंगे, आप लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपने पहला केस हम लोगों के लिए क्लियर हो गया कि अगर हम लोग एक्सेप्टेंस नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं और सैंपल साइज की वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रख रहे थे, जहाँ पे ये जैसे केस था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हम लोग एक्सेप्टेंस नंबर को हम लोग का इंक्रीज करा रहे थे और सैंपल साइज को कांस्टेंट रख दे रहे थे, तो हम लोग को ये मिला था अल्फा रिड्यूस हो रहा है और बीटा इंक्रीज हो रहा है।
सिमिलरली इस केस में हम लोग आए जबकि हम लोगों ने एक्सेप्टेंस नंबर को कांस्टेंट कर दिया और हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा था कि जब पहला वाला लॉट निकला था तो पहले वाले लॉट के अंदर जो था वो सपोज करते हम लोग कि केवल पहले लॉट के अंदर ये कुछ डिफेक्ट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। सपोज करिए कि 3 डिफेक्ट या 4 डिफेक्ट थे, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट थे जो लॉट साइज हम लोग का 50 का, ठीक है। तो पहले वाला जो लॉट था उसके अंदर केवल हम लोग को 8 या 8 डिफेक्ट दिखाई दिए। अगर 8 डिफेक्ट दिखाई दिए तो हम लोग का एक्सेप्टेंस नंबर से कम था, तो हम लोगों ने लॉट को क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था। दूसरे दिन आप गए, दूसरे दिन आपने क्या बोला, अब आप होशियार हो चुके हैं, अगर आप होशियार हो चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं डिफेक्टिव पीसेस मुझको नहीं लेके जाना है। तो आपने क्या किया, आपका जो सैंपल साइज था आपने उसको 100 का कर लिया। अब 100 का कर लिया तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव पीसेस जाने के चांसेस होंगे। इस केस में आपका डिफेक्टिव चलेगा 15, बट आपका एक्सेप्टेंस नंबर क्या था, कांस्टेंट था। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसका रिस्क बढ़ा यहाँ पे, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि मेरा रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा और जो कंज्यूमर है उसका रिस्क जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस केस में, सेफ परचेज करते हैं। ये डबल सैम्पलिंग प्लान की तरीके से दिखता है बट ये डबल सैम्पलिंग प्लान है नहीं, क्योंकि डबल सैम्पलिंग प्लान में हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट्स को मिक्स भी करते थे, 2 सैंपल लेते थे। यहाँ पे अलग अलग दिनों में हम लोग सैंपल्स ले रहे हैं। तो यही था इसके अंदर। अब हम लोग इसके बारे में, कर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम लोग को पता है कि ऑर्डिनेट पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, और हम लोग एब्सिसा पे प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन डिफेक्टिव। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को आइडिया रहना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए ये पहला केस था जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया था, सैंपल साइज को n1 रखा था। ये जो था ये हम लोग का फर्स्ट कर्व है, ये है हम लोग का n1, ये है हम लोग का n2 और ये हम लोग का n3। सपोज करिए n1 की वैल्यू थी 50, n2 की वैल्यू थी 100, n3 की वैल्यू थी 150। ठीक है, तो आपने अब बोला कि सर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि मैं क्या हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ बोला कि सर देखिए इस तरीके से ऐसा हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे AQL को प्लॉट करें तो AQL को प्लॉट करने के बाद सर दिख रहा है कि अगर ये वैल्यूज़ जो है, ये वैल्यू छोटी वाली जो वैल्यू आ रही है, ये हम लोग का फर्स्ट केस में अगर अल्फ़ा 1 आ रही थी, सेकंड केस में ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 2 आ जाएगा, और थर्ड केस में क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होगा, अगर ये अल्फ़ा 1 होता, ये अल्फ़ा 2 होता, ये अल्फ़ा 3 होता, और ये अल्फ़ा कहाँ पे लेते हैं हम लोग, कर्व के ऊपर का पार्ट लेते हैं। तो अगर ये अल्फ़ा 1 यहाँ से यहाँ तक ये अगर अल्फ़ा 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये अगर अल्फ़ा 2 है, और यहाँ से यहाँ तक अगर ये अल्फ़ा 3 है, तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सैंपल साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर n3 ग्रेटर दैन n2 ग्रेटर दैन n1 हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, अल्फ़ा 3 इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा 1। यानी कि क्या, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो आपने क्या बोला कि सर प्रोड्यूसर का रिस्क क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या हुई, आपने ये बोला कि सर हम लोग तो कंज्यूमर हैं, तो सर हम लोग के बारे में भी आप बात करो। तो देखो कंज्यूमर अगर आप लोग हैं तो इसको अगर हम लोग क्या बोलें, RQL, क्योंकि आपका रिस्क जो रहता है वो हमेशा कहाँ पे देखा जाता है, आपका रिस्क हमेशा RQL पे देखा जाता है। ठीक है, अगर आपका रिस्क RQL के ऊपर देखा जाएगा तो देखिए थर्ड केस के अंदर देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर केवल आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे β3। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि इस ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, β2, इतनी बड़ी वैल्यू β2, ये वाली वैल्यू β3।
और जो फर्स्ट केस था इसको हम लोगों ने क्या बोला, बीटा 1 बोला। तो आपने ये बोला कि सर इस ग्राफ को देखने के बाद हम लोग को ये लग रहा है कि जो बीटा 3 आ रहा है वो लेस देन बीटा 2 आ रहा है, वो लेस देन बीटा 1 आ रहा है। तो आपने क्या बोला कि सर अगर हम लोग कंज्यूमर हैं तो हम लोग का जो रिस्क है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड करके हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सैंपल साइज को कांस्टेंट रखें, अगर सैंपल साइज को हम लोग क्या करें, कांस्टेंट रख देते हैं, तो अल्फा क्या होता है, रिड्यूस करता है। अल्फा क्या है, प्रोड्यूसर रिस्क। बीटा क्या है, कंज्यूमर रिस्क। अच्छा एक चीज़ और, इसके अंदर क्या होता है, ग्राफ के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो ग्राफ का एरिया क्या हो रहा है, अगर इसके अंदर हम लोग अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो एरिया ऑफ द ग्राफ इज रिड्यूसिंग। अब अगर एरिया ग्राफ का रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये है कि मीन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये समझ में आया, और क्या समझ में आया कि एरिया ऑफ जो ग्राफ है वो पहले केस के अंदर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। दूसरा केस था जिसके अंदर कि सी की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और सैंपल साइज को आपने इंक्रीज कर दिया। n1 इज इक्वल टू 50 था, n2 इज इक्वल टू आपने कर दिया था 100, n3 को आपने कर दिया था 150। उस केस में आपका क्या हो रहा था, जो प्रोड्यूसर का रिस्क हो रहा था वो आपका इंक्रीज कर रहा था, और जो कंज्यूमर रिस्क था वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। और एरिया ऑफ जो ग्राफ है, एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो क्या कर जा रहा था, रिड्यूस कर जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। ये जो ग्राफ होता है ये सेम वही पी ए वर्सेस पी में हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, सेम ओसी कर्व बनता है। ये वो वाला क्वालिटी लेवल होता है, ये वो वाला क्वालिटी लेवल होता है IQL, जिसको हम लोग IQL बोलेंगे, इंडिफरेंस क्वालिटी लेवल IQL, जिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, जिस पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाए हम लोगों का, ये अगर हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है तो PA की वैल्यू 0.5 आ जाए। तो इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल जो होता है कि इट इज दैट परसेंटेज ऑफ P at which probability of acceptance is 0.5, that means 50%। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या देख लिया, अल्फा के बारे में हम लोग समझ लिए, बीटा के बारे में हम लोग समझ लिए, AQL के बारे में हम लोगों ने समझा, RQL के बारे में समझा। हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में समझा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो ये होता है AQL, ये हो जाता है RQL। ठीक है, ग्राफ के जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, अल्फा। ग्राफ के अंदर का जो पार्ट होता है जो ये वैल्यू है इसको हम लोगों ने क्या बोला, बीटा। और हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखा, IQL, इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल में क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 0.5 हो जाती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, और ये क्या होता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कुछ वेरिएशन देखा, n को इंक्रीज़ कर रहे हैं और c को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, बीटा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और n की वैल्यू को अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, और सॉरी अगर n की वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर n की वैल्यू को हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिया और हम लोगों ने क्या किया, c को वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो अल्फ़ा रिड्यूस हो रहा था, बीटा इंक्रीज़ हो रहा था। इतने सारे वेरिएशंस ओसी कर्व से मिले। आई होप कि ओसी कर्व इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू our next topic which is called as average outgoing quality or AOQ। Thank you so much। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के तीन जो मेजर पार्ट्स हैं उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। हम लोगों ने सैम्पलिंग प्लान के बारे में कवर कर लिया कि सैम्पलिंग प्लान कैसे होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ओसी कर्व के बारे में पढ़ा।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इफेक्ट क्या होता है जबकि हम लोग कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। अब जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, कि अगर लॉट साइज में अगर आप प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की जा रही है। तो देखिए एवरेज आउटगोइंग जो क्वालिटी होती है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव के साथ में जो इसका वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, वो कर्व जो होता है फ्रैक्शन डिफेक्टिव के साथ में वो कुछ बेल शेप का कर्व होता है, कुछ बेल शेप का कर्व होता है। वो क्यों होता है थोड़ी देर के अंदर पता लग जाएगा। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज परसेंट डिफेक्टिव, यानी कि जो भी आपका एवरेज डिफेक्टिव है टोटल लॉट के अंदर, एवरेज परसेंट डिफेक्टिव इन द आउटगोइंग प्रोडक्ट आफ्टर द इंस्पेक्शन। कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से आपने क्या किया, फिनिश प्रोडक्ट बना लिए। सपोज करिए इस तरीके का कोई फिनिश प्रोडक्ट बना लिया और इस तरीके के ढेर सारे फिनिश प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मार्केट के अंदर भेजना है। अब अगर इसको मार्केट के अंदर आपने भेजना है तो यहाँ पे आपने क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपने इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। आपने इंस्पेक्शन किया और आपने क्या किया, इसमें से कुछ पीसेस को आपने हटा दिया। तो जो अब ये पीसेस फाइनल जो मार्केट में जा रहे हैं, ये कैसे पीसेस बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल गए अगर आप स्किल डेवलपमेंट के अंदर हैं और आपने लेबर को स्किल प्रोवाइड किया है तो लेबर को स्किल प्रोवाइड करने के बाद वो अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन की कंपनी आती है और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो किस तरीके से उसकी क्वालिटी है ये जब वो कंपनी डिसाइड करेंगी तो फिर उसके बिहाफ पे क्या होता है, फर्दर प्रोजेक्ट्स अपनी कंट्री को मिलते हैं। यही काम आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर में करना है जाने के बाद भी। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि इंस्पेक्टर हैं, आप वैसे इंस्पेक्टर नहीं, अगर आप ईएसी क्लियर करते तो आप मैनेजर बनते हैं जाने के बाद। तो अगर आप वहां पे जाने के बाद अगर आपने इंस्पेक्शन करवाया है तो इंस्पेक्शन में जिस टाइप के गुड्स आपके जा रहे हैं मार्केट के अंदर उसकी जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, या इसको एओक्यू से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, ठीक है। ये एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी और फ्रैक्शन डिफेक्टिव के बीच में कर्व बनता है। अब देखिए इसको जो लिखने का एक जो तरीका होता है, एओक्यू को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो एओक्यू को लिखा जाता है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू फ्रैक्शन डिफेक्टिव इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। पीए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर पीए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, और स्मॉल पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है आपका लॉट साइज और स्मॉल एन क्या है आपका सैंपल साइज। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आया है मैथमेटिक्स से। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग अभी नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग करते हैं। अच्छा एक चीज़ आप खुद से बताइए कि अगर हम लोग का लॉट साइज जो है वो 500 या 5000 आइटम्स का है सपोज करिए, और स्मॉल एन की वैल्यू 20 है, तो एक बात बताइए कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन की जो वैल्यू आएगी, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला, जो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4980 डिवाइडेड बाई 5000, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन दिस वैल्यू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टू अगर 1 हो जाती है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है ए ओ क्यू का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इंटू पी इंटू, अब क्या होगा बाकी सारे टर्म्स क्या कर जाएंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स जो होंगे वो रिड्यूस कर जाएंगे। तो हम लोग का फाइनल फार्मूला जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी से डिनोट करेंगे, ये हम लोग का सेकेंड फार्मूला आएगा। अच्छा अब एक चीज़ बताइए कि ये कर्व आपको इस तरीके का क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक बात बताइए हमेशा जो लॉट साइज होता है वो हम लोग को कई टन्स में मंगाने पड़ते हैं, मेनी थाउजेंड टन्स का हम लोग को प्रोजेक्ट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा अगर आप इंडियन रेलवे चाहते हैं तो।
या तो आप ऑर्डर करेंगे या तो आप सप्लाई करेंगे, बहुत थाउजेंड ऑफ टन, तो या तो आप इंस्पेक्ट करवाएंगे या आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्ट होगा। दोनों ही केसेस में जो लॉट साइज के अंदर से जो सैंपल लिया जाएगा वो सैंपल की वैल्यू हमेशा ही छोटी होती है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग ये मान सकते हैं कि AOQ को हम लोग PA इंटू पी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। PA इंटू पी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, अगर स्मॉल p यानी कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, अगर डिफेक्टिव पीसेस आपके जो लॉट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस लॉट के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर फ्रैक्शन डिफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है तो उस लॉट के एक्सेप्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। और अगर उसमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव काफ़ी कम है, यानी कि डिफेक्टिव पीसेस काफ़ी कम है, तो ऑटोमेटिकली उसके एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम लोग बाई डिफॉल्ट एक वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर स्मॉल p इज इक्वल्स टू 0.9 है, तो कैपिटल P है जो कि हम लोग का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसकी वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। और जब स्मॉल p की वैल्यू 0.1 है तो कैपिटल PA की वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं 0.9, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, ये चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि अगर स्मॉल p की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करें तो कैपिटल PA क्या हो जाएगा, हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर स्मॉल p को हम लोग इंक्रीज कर दें तो कैपिटल PA डिक्रीज कर जाएगा। कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहेगा अगर आप फ्रैक्शन डिफेक्टिव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो। दोनों ही केसेस के अंदर अगर मैं AOQ कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहूं, अगर मैं AOQ कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहूं तो दोनों ही केसेस में मेरा आएगा 0.9 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.09, ठीक है। और सेकंड केस में मेरा क्या आ जाएगा, AOQ इज इक्वल टू 0.09, ठीक है। सेकंड केस के लिए भी आएगा, ये फर्स्ट केस के लिए आएगा। तो एक चीज़ बताइए, अगर मेरा फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो था, अगर सपोज करिए यहाँ पे था, अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 0.1, तो उस केस में भी आपने क्या बोला कि सर, उस केस में भी आपने क्या बोला कि सर मेरा AOQ का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0.09, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई कि आपने बोला कि सर पर एक चीज़ और है कि अगर मेरा फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो है, अगर मैं इसको 0.2 ले लेता, 0.2 नहीं 0.9 अगर मैं इसको ले लेता हूँ, अगर मैं इसको 0.9 ले लेता हूँ, तो भी आपने क्या बोला कि सर उस केस के अंदर भी जो मेरा फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ रहा है, जो मेरा AOQ का लेवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, जैसे कि ये केस था, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर AOQ क्या आ जाएगा, PA इंटू स्मॉल p 0.9 इंटू 0.1 दैट मीन 0.09, ठीक है। तो देखिए अभी आपने क्या बोला, एक नोट करके हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स को लिख सकते हैं। फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव P1, P1 and P2, AOQ can attain same values, मतलब कि दो अलग अलग फ्रैक्शन डिफेक्टिव की वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू किसकी हो सकती है, AOQ की हो सकती है। हम लोगों ने देख लिया ग्राफ के अंदर। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम लोग का इस कर्व के अंदर तो एक पीक भी दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस कर्व के अंदर पीक दिखाई दे रहा है? अगर इस कर्व के अंदर अगर आपको पीक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिमिट आएगा AOQ का, ये क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट आएगा AOQ का, ये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ P के लिए, P1 और P2 के लिए AOQ की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना, फिक्स हो जाएगी। मतलब दो अलग अलग वैल्यूज पे हो सकता है, अगर आप यहाँ पे लेकर के जाएं
देखिए तो यहाँ पे आपकी अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे फिर से ग्राफ के अंदर आनी चालू करेंगी। अलग अलग फ्रैक्शन डिफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ के अंदर और ऊपर जाएं, यानी कि और नियर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ क्या होंगी, और ऊपर बढ़ती जाएंगी, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आप और नज़दीक आ जाएंगे उतना क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम लोग को एक चीज़ और समझ में आ रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक ही वैल्यू आ रही है कोई ऐसा पी का, जिसको कि हम लोग पी स्टार से डिनोट करेंगे, कि जिस पी स्टार के ऊपर एओ क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ जा रही है, मैक्सिमम आ जा रही है। और इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एओ क्यू को हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर एओ क्यू का ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए तो क्या समझ में आया है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम लोग पी स्टार से डिनोट करेंगे, उस पे जो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी आ रही है ये मैक्सिमम आ रही है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। ठीक है, क्या समझ में आया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एओ क्यू पी कैन अटेन, यानी कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैन अटेन डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि टू वैल्यूज अटेन कर सकता है। बट फॉर AOQL, for AOQL there is only single value of P, जो एक सिंगल वैल्यू आएगी उस P की, उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, P स्टार से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो पहली चीज हो गई इस ग्राफ के अंदर। दूसरी चीज क्या बोला हम लोगों ने कि when as we start moving, as we start moving away, मतलब लेफ्ट आप जाओ और राइट जाओ। ठीक है ना, अगर आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ उस केस में क्या होगा, AOQ will have same values at two different fraction defective, or the nearer the P1 and P2, जितने ज्यादा P1 और P2 आपस में नजदीक आ जाएंगे उतना ही ज्यादा AOQ का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। तो P1 and P2 दैट मीन्स AOQ विल बी इंक्रीज। इसको एग्जाम्पल में देख लो आप, अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, केस 1 है मान लो कि ये, ठीक है, केस 1 के अंदर ये है कि अगर P1 की वैल्यू हम लोग रखते हैं 0.4, तो PA सपोज करो आ गया 0.6, और P2 की वैल्यू को अगर हम लोग रखते हैं 0.6, तो PA कितना आ गया, मान लो 0.4। ठीक है, अब P1 की वैल्यू को हम लोगों ने रखा है 0.9, तो PA हो गया मान लो कि आप 0.1, और P2 की वैल्यू अगर हम लोगों ने रख दिया है 0.1, तो PA हो गया 0.9। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग केसेस हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि आप पहले केस का आप AOQ निकाल के मुझको बताओ। तो पहले केस का अगर आप AOQ 1 निकालोगे तो आ जाएगा, दोनों ही केसेस में AOQ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 0.24। ठीक है, और इसका जो AOQ सेकेंड वाला भी अगर आप लिमिट चेक करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 0.6। पहला केस जो था, जो ये वाला केस था, उसमें क्या लिया था हम लोगों ने, P1 और PA 0.4 इंटू 0.6 0.24। सेकेंड केस 0.6 इंटू 0.4, ये भी कितना आया, 0.24 आ गया। ठीक है, इसका हम लोग फाइनली ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये टोटली क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये आपको। P1 PA P2 PA, देखिए यहाँ पे अब इस केस के अंदर AOQ डैश हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 0.9 इंटू 0.1 कितना आ रहा है ये, 0.09।
AOQ2 अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या आया 0.1 इंटू 0.9 0.09। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और हम लोग निकाल लेते हैं, थर्ड केस में निकाल लेते हैं, केस 3। ठीक है, ये हम लोग का केस 2 था। अब हम लोग केस 3 के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। केस 3 के अंदर सपोज करिए P1 की वैल्यू 0.3 थी, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7, और P2 की वैल्यू अगर आप 0.7 रख देंगे तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो अब आप इस केस के अंदर AOQ निकालते हो, और अगर आप इस केस के अंदर AOQ निकालते हो तो देखो दोनों ही केसेस में क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 0.7 दैट मीन्स 0.21, और दूसरे केस में क्या आया 0.7 इंटू 0.3 दैट मीन्स 0.21। तो देखो जो हम लोगों ने लिखा हुआ था वो आप अभी प्रूफ करके भी दिखा दोगे। थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोग बताओ, सबसे पहली वैल्यू जो हम लोग रख रहे थे 0.1 रख रहे थे और 0.9 रख रहे थे। ठीक है, ये था हम लोग का सबसे पहला वाला केस, सबसे लास्ट वाला, सॉरी कौन सा केस था ये, सेकंड केस था। ठीक है, फिर इसके बाद वाले केस में हम लोगों ने क्या रखा था 0.4 रखा था और 0.6 रखा था। इसको हम लोग किसी और पेन से डिनोट कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, येलो से आप डिनोट करो 0.4 और ये 0.6, ये हो गया हम लोग का 0.4, ये होगा हम लोग का 0.6, और थर्ड वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक और पेन से अगर मान लो आप डिनोट कर लो 0.3 एंड 0.7। तो देखो तीनों ही केसेस में आपने क्या देखा था कि जितना नियरर वैल्यू था, ठीक है, जितना फार्दर थे P1 और P2 उतनी ही लेसर वैल्यू आई थी, 0.09 मिला था हम लोग को। ठीक है, जो दूसरी वैल्यू आपने जो और फर्दर आप क्लोज करते गए, आप P1 और P2 को और नजदीक करते जा रहे हैं, तो कितना आया था इस केस में 0.21 मिला था आपको, और AOQ का वैल्यू, और जब आपने काफी ज्यादा नजदीक कर दिया था लिमिट्स को तो आपकी वैल्यूज कितनी आ गई थी 0.24 आ गया था। किसका वैल्यू, AOQ का वैल्यू। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि when P1, P2 come closer AOQ increases। ओके, आई होप कि दिस वन इज क्लियर, और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप कि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा AOQ का, कि AOQ क्या होता है, AOQ हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, AOQ के बारे में हम लोग ने सारा पढ़ लिया। तो अब हम लोग का एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का जो टॉपिक है वो टोटली फिनिश हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप अच्छे से करके जाना। सैम्पलिंग प्लान हम लोग को अच्छे से करके जाना है, जितने भी टाइप के सैम्पलिंग प्लान्स होते हैं। ओसी कर्व के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से करके जाना है। ओसी कर्व के अंदर पैरामीटर को चेंज करवा के जो भी चीज़ें हो रही है वो हम लोग को अच्छे से कवर करके जाना है। और चौथी चीज़ जो हम लोग को कवर करके जाना है वो AOQ को कवर करके जाना है। अगर आप ये 4 चीज़ कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू सो मच, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।